ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो बाकी डिजीज़ हैं वो भी इससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम से या नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इसी से जो है वो ड्राइव हो रही होती हैं। सही है, ये आपको समझ आ गया तो वो भी आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैसे जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है कैपिलरी वॉल की ऑफ ग्लोमेरुलस की, और जिसमें इंक्रीज परमेबिलिटी होती है प्लाज्मा प्रोटीन की। क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन जो कैपिलरीज थी, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, रुकें। ये जो हमारे पास कैपिलरीज है फेनेस्ट्रेटेड है, इनके अंदर कोई मसला हो गया है, ये इनके अंदर से कोई मसला हो गया है, तो इनके अंदर से जो प्रोटीन है वो की परमेबिलिटी है वो बढ़ गई है, और प्रोटीन जो है यहाँ से लीक आउट होना शुरू हो गया है। नॉर्मली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन जो है वो इनपरमेबल होती है, यहाँ से बाउंस फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, ना प्रोटीन हो पाते हैं और ना ही ब्लड सेल्स हो पाते हैं। तो यहाँ पे है कोई मसला हो गया है, रीअरेंजमेंट हो गई है इनकी, और यहाँ से जो है वो प्रोटीन जो है फ़िल्टर हो गया है और जो है पीसीटी में आ गया है। पीसीटी में वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ और यूरिन में चले यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन हमारे पास में से प्रोटीन यूरिया हो रहा है। विद डेली प्रोटीन लॉस हमारे पास यूरिन में 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो, और जो है मोर देन इन द एडल्ट्स में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये मेरे पास बुक वो बेसिक ही है। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है दूसरे पेज पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कहाँ है, ये देखें, dearrangement of capillary walls of the glomeruli that result in the increase the permeability of the plasma protein। ठीक है, और any increase permeability resulting either structure और जो है physiochemical alteration हो जाए ग्लोमरस बेसमेंट मेम्ब्रेन में, वो भी प्रोटीन को इसके मतलब वहाँ से लीक आउट करती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या हो गया, प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया। प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन यूरिया हो गया, प्रोटीन और यूरिया हो गया। प्रोटीन यूरिया क्या कहते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आना। अब हमारे पास क्या होता है कि जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है वो हमारे पास छोटे से छोटे पहले मॉलिक्यूल जो हैं जिनका छोटा साइज़ होता है वो जो है वो क्रॉस करने की देंगे। अब एल्ब्यूमिन जो है उसका जो हमारे पास साइज़ है वो कम है सब प्रोटीन से, और भी प्रोटीन लीक होती हैं, लेकिन एल्ब्यूमिन जो है वो ज़्यादा वो लीक हो रहा है। तो ये मतलब एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होता जा रहा है और बॉडी में फिर ये कम बच गया है, तो हमारे पास हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा। हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा तो एडिमा कॉज होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। अब इनकी पैथोजेनेसिस जो है वो मैं आपको सारी बता देती हूँ। ये हमारे पास पैथोजेनेसिस कह रहे हैं इसकी, सही है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रोटीन यूरिया है, एल्ब्यूमिन जो है वो लॉस हो रहा है, हाइपो एल्ब्यूमिन हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड रिटेन रहने के लिए जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप करता है, ताकि जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड है वो एस्केप ना हो जाए, बाहर ना चले जाए। तो ये हमारे पास क्या ऑनकोटिक प्रेशर हमारे पास ब्लड वेसल्स का मेंटेन रखता है। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, एल्ब्यूमिन तो चले गया, ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन चले गया तो यहाँ पर इस बॉडी फ्लूइड को जो है वो मौका मिल गया बाहर घूमने फिरने का। जैसे कि अब्बा हजूर घर पे ना हो तो बेटों को मौका मिल जाता है बाहर घूमने फिरने का। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो है वो चले गया, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, और जो यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो स्केप होकर इंटरस्टिशियम फ्लूइड में आ गए। ये देखिए यहीं पे मैंने आपको बता दिया है, एल्ब्यूमिनिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हुआ, ड्रॉप प्लाज्मा कोलेडाइल ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, फ्लूइड स्केप फ्रॉम द वेसल्स टू द इंटरस्टिशियम हो गया, और एडेमा हो गया। अब एडेमा जो है वो बढ़ते 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 अगर जर्नलाइज हो जाए, पूरी बॉडी में वो एडेमा हो जाए, तो हम उसको कहते हैं एनएसआर का। ठीक है, फुल बॉडी एडिमा जो हो जाए, जर्नलाइज एडिमा जो हो जाए, उसको हम एनएसआर का कहते हैं। ये हमारे पास हो गया, अब एडिमा हो गया। अब हमारे पास क्या था कि इंटरस्टिशियम जो फ्लूइड है इंट्रावेस्कुलर से निकल के कहाँ चले गया, इंटरस्टिशियम में। तो जो वेसल्स का वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है वेसल्स में, वो कम हो गया। ठीक है, अब जो है ब्लड ही कम है, तो जब वो ग्लोमेरुलस में आएगा तो उसका लेवल कम होगा, मतलब वो भी कम हो, जीएफआर भी हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा। जीएफआर कम होगा, हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हुई हुई है, तो जीएफआर कम आएगा। जीएफआर कम आएगा तो हमारे
पास जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो एक्टिव कर देंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो फिर क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट होता है, देन 2, और फिर वो अल्डोस्टेरोन को जो है वो सिक्रेट करवाते हैं, क्या ताकि कि ये क्या करे कि वाटर और सोडियम की रिटेंशन करवाएं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया कि इन्होंने कंपनसेटरी मैकेनिज्म किया कि हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, इन्होंने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वाटर और साल्ट की रिटेंशन करवा दी। जब हमारे पास सॉल्ट की जो वो इंक्रीज़ हो जाती है ना लेवल बॉडी में, तो हमारे पास कार्डियक एक जो है वो एंजाइम निकलता है ANP, जो कि सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करवाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये एडिमा को मोर जो है वो एडिसिव करवा रही है, एडवर्स करवा रही है। सही है, तो अब हमारे पास अभी और एडिमा है, ब्लड वॉल्यूम और भी एडिमा बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी में हो जाएगा और उसको हम NSR का कह देते हैं। ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास नंबर आ गया एडिमा हो रहा है, इसके हमने ये पढ़ लिया हाइपर ये मैसिव प्रोटीन्यूरिया, एल्बुमिनिया और एडिमा, 3 पैथोजेनेसिस हमारे पास हो गए। हाइपरलिपिडेमिया देखा जाए तो कहते हैं कि इसका प्रोसेस जो है वो अभी आज तक किसी को इतना ज़्यादा समझ नहीं आया है कि हाइपरलिपिडेमिया इसमें क्यों कॉज हो रहा है, लेकिन इसके 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि बेसिक में लिखा हुआ है कि या तो लिपोप्रोटीन जो है एल्बुमिन कम हो रहा है तो लिवर जो है वो लिपोप्रोटीन बनाना इंक्रीज़ कर देगा बनाना, और लिपोप्रोटीन इंक्रीज़ होंगे तो लिपिड जो है वो हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। या तो एक ये कंडीशन हो सकती है, या नंबर दूसरा हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि मतलब जो प्रोटीन्स हमारे पास लीकेज हो रही हैं, मतलब एक्सक्रिएट आउट हो रही हैं, उनके अंदर इनकी सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी कोई हो शायद वो भी इनहिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है बनते जा रहे हैं और इनके जो है हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको सारा बता देती हूँ, यही जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसका लिखा हुआ है कि मैसिव प्रोटीन्यूरिया और हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे हाइपोएल्बुमिन लेस देन लेवल जो होते हैं प्लाज्मा एल्बुमिन लेवल का 3 ग्राम पर DL हो जाए। इनकी जो कंसनट्रेशन है ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे नेफ्राइटिस सिंड्रोम में भी इसमें काम आएगा। नंबर दूसरा फिर इसके अंदर बताया हुआ है कि एडिमा, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी यहाँ बताई हुई हैं, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बच्चों में 1 to 7 ईयर्स ओल्ड के बच्चों में होता है, लेकिन वो प्राइमरी कॉज होता है। प्राइमरी कॉज क्या होते हैं कि जो किडनी से रिलेटेड, डायरेक्ट किडनी से ही रिलेटेड हो रहा होता है बच्चों में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लेकिन अगर बड़ों में बात कर लें तो बड़ों में सेकेंडरी भी हो सकता है, उसका जो कॉज सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकते हैं, अमाइलोइडोसिस हो सकते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस हो सकती हैं। ये सारी कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। बाकी रीनल लेजन और ये फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्लोमेरुलर लेजन लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम फोकल। अच्छा, फिर आगे बताया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर लेजन्स हैं, जैसे कि बच्चों में जैसे हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलर लेजन में आगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, फोकल और एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोसिस, और जो हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ जो है वो आगे इसी से रिलेटेड है। तो इसके बाद मैं आपको वो कंटिन्यू करवा दूँगी। ओके, कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लें, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या इंस्टाग्राम है मेरा डॉक्टर हिना खुर्शीद, ऐसे 2 मिनट के यहाँ बता देती हूँ, हिना खुर्शीद, तो आप इन पे पूछ लें। ठीक है।